स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैंने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर आपको बताई थी कि डायमेंशनल फार्मूला क्या क्या होते हैं, भौतिक राशि की विमाएँ कौन कौन सी होती हैं। उन विमाओं के बारे में मैंने आपसे बात किया था। मैंने आपसे सिंपल बात की थी कि दूरी की विमा क्या है, ठीक है, विस्थापन की विमा क्या है, वेग और चाल की विमा क्या है, बल की विमा क्या है। उसके बाद में मैंने आपसे बात की थी कि कार्य की विमा क्या है, अगर हम कहते हैं वर्क की विमा क्या है। उसमें फिर मैंने गतिज ऊर्जा की बात की थी, स्थित ऊर्जा की बात की थी। तो इस तरीके से मैंने आपसे बात की थी और मैंने लास्ट में आपसे बात की थी कि जो स्थित ऊर्जा के बाद में बल आघूर्ण था। तो ये सारी तीनों चारों क्या थी, इनकी जो विमाएँ थी वो क्या आई थी बेटा, सेम आती हैं। तो आज हम आगे चलते हैं कि अगले अगर हम बात करते हैं तो इसमें पावर की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, शक्ति की बात करते हैं। आज हम शक्ति पावर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट, शक्ति की बात करते हैं। 13 नंबर का केस है, 12 मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिए थे। शक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, शक्ति, इसको क्या कहते हैं बेटा, पावर कहते हैं, पावर, ठीक है। शक्ति को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। शक्ति क्या रहता है, अगर हम बात करें शक्ति कर क्या होता है, कार्य अपॉन में टाइम, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, कार्य अपॉन में समय अंतराल, क्या है, समय अंतराल, अंतराल, ठीक है। याद रखना, अगर इंग्लिश में हम इसको लिखते हैं तो इसको लिखते हैं वर्क अपॉन में टाइम। क्या लिखते हैं बेटा, वर्क अपॉन में टाइम। दोनों केसेस में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। कार्य की जो हम डेफिनेशन होती है, विमा जो होती है, उसको क्या करते हैं, ml² t-2 कहते हैं। और अगर हम टाइम को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, टी में करते हैं, तो इसकी जो विमा रहेगी ये ऊपर चला जाएगी, थर्ड हो जाएगी, तो ml² t-3। ये क्या चीज़ है, शक्ति की विमा जो है ml² t-3 है, ठीक है। ये सारी चीज़ याद रखना। और शक्ति की जो ऐसा यूनिट है उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको कहते हैं वाट कहते हैं। क्या कहते हैं, वाट। आपको एक केस समझ में आ गया होगा 13 का। उसके बाद में मैं आपसे बात करता हूँ 14 का केस डिस्कस कर रहा हूँ, दाब की बात कर रहा हूँ, दाब। इंग्लिश में इसको प्रेशर कहते हैं, प्रेशर, ठीक है। प्रेशर का मतलब होता है अगर बल अपॉन में एरिया, क्या होता है बेटा, बल अपॉन में एरिया। एरिया का मतलब है क्षेत्रफल, क्या चीज़ है, क्षेत्रफल। तो बल की जो विमा होती है इसको कहते हैं फोर्स अपॉन में एरिया। इसकी जो विमा रहती है फोर्स की क्या रहती है, ml t-2, इसका केस रहेगा। और एरिया का क्या हो जाएगा, l²। तो l² यहाँ से ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, एक प्लस का यहाँ पे है तो ये क्या रह जाएगा, ml-1 t-2। ये क्या रहेगी, इसकी विमा रहेगी ml-1 t-2। तो इस तरीके का केस भी आपने यहाँ देख लिया। नेक्स्ट केस में आपसे बात करता हूँ, प्रतिबल की बात करता हूँ। क्या करता हूँ, 15 नंबर का केस है, प्रतिबल, जिसको क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेस, स्ट्रेस। तो प्रतिबल का केस अगर मैं डिस्कस करूँ तो बेटा इससे प्रत्यायन बल, नयन बल की मैं बात करता हूँ। प्रत्यानयन बल अपॉन में क्या रहेगा बेटा, क्षेत्रफल रहेगा इस केस में भी। तो दाब और इसकी जो यूनिट है वो क्या रहेगी, सेम रहेगा, डायमेंशनल। इसकी मैं बात करता प्रत्यानयन बल, ठीक है, बल अपॉन में क्षेत्रफल, क्या है, क्षेत्रफल। तो बल का केस क्या रहेगा, बल का यही रहता है, इसका मतलब फोर्स रहता है, ठीक है, फोर्स। अप्लाइड फोर्स की मैं बात कर देता हूँ, अप्लाइड फोर्स मतलब फोर्स ही रहता है एक तरीके से, अपॉन में एरिया, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो फोर्स के क्या थी अभी, ये भी ml t-2, और अपॉन में क्या रहेगा, एरिया को किससे लिख देंगे, l²। तो क्या रहेगा, ml-1 t-2। ध्यान दे लेना, दाब और प्रतिबल क्या रहते हैं बेटा, ये एक समान रहते हैं। क्या रहते हैं, दाब और प्रतिबल कैसे रहते हैं, एक समान रहते हैं। अगर हम बात करें
स्ट्रेन को हिंदी में कहते हैं विकृति। क्या कहते हैं? विकृति। 16 नंबर का देखिए, विकृति, इसको कहते हैं स्ट्रेन। इसको कहते हैं परिवर्तन लंबाई अपॉन में ओरिजिनल लंबाई, वास्तविक लंबाई, ठीक है, या प्रारंभिक लंबाई। तो इसमें मैं बात करता हूं लंबाई में परिवर्तन अपॉन में वास्तविक लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन, तो इसको अगर इंग्लिश में मैं बात कर तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है, या चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ के केस में रहता है। तो ये क्या है? लेंथ अपॉन में लेंथ ही तो है, यहां कह देते चेंज इन लेंथ अपॉन में क्या है? ओरिजिनल लेंथ। इसका मतलब लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एल, और चेंज इन डायमेंशन का मतलब ओरिजिनल लेंथ का मतलब एल से एल कट गया तो आ गया 0। इसका मतलब देयर इज नो डायमेंशन। अगर आप लिखना चाहते हो m0 l0 t0, इसका मतलब इसकी क्या चीज है? विमा नहीं होती, विकृति की कोई भी विमा नहीं होती। इसको नोट में लिख लेना बेटा, नोट में, ठीक है। विकृति की कोई भी विमा नहीं होती, ये याद रख लेना, होती, ठीक है, होती है, ऐसे लिख देते हैं, होती है, ठीक है। इसका मतलब इसका कोई भी मात्रक नहीं है, और वह इसका कोई भी मात्रक नहीं है। ये केस आपको याद रख लेना है। ऐसे केस आपसे ज़्यादा तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो शक्ति के बारे में पढ़ा, दाब के बारे में पढ़ा, प्रतिबल स्ट्रेस के बारे में पढ़ा, विकृति के बारे में पढ़ा, और विकृति के क्या है? कोई भी विमा नहीं होती। यहाँ तक स्टूडेंट किसी को कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जवाब दें। अगली मैं बात करता हूँ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, प्रत्यस्था गुणांक की मैं बात करता हूँ, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये सारे नोट कर लीजिए। आज जस्ट महाविद्यालय के अंदर प्रैक्टिकल किया गया था, तो बाहर से जो एग्जामिनर आता है उन्होंने इनसे ही रिलेटेड सभी स्टूडेंटों को क्या पूछा था? सिस्टम पूछी थी कि किसका मात्रक क्या है। बहुत से स्टूडेंटों को नहीं पता था, तो मुझे अच्छा लगा कि मुझे ये सारे करने चाहिए, क्योंकि सभी को क्या आनी है? यूनिट निकालनी आनी चाहिए, मात्रक निकालने आने चाहिए, मूल मात्रक पते होना चाहिए कि मूल मात्रक 7 तरीके के होते हैं, 7 प्रकार के मूल मात्रक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आप लंबाई ले लीजिए, द्रव्यमान ले लीजिए, समय ले लीजिए, विद्युत धारा ले लीजिए, पदार्थ की मात्रा ले लीजिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ले लीजिए, और ताप ले लीजिए। इन सभी को आपको पता होना चाहिए, और इन्हीं सभी को मिलाकर के हम क्या करते हैं? व्युत्पन्न मात्रक बना सकते हैं। मूल मात्रकों की सहायता से ही हम क्या निकालते हैं? व्युत्पन्न मात्रक बनाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट का प्रयोग करके ही हम क्या निकालते हैं? ड्राइव यूनिट्स निकालते हैं। ये सारी क्या है? मैं ड्राइव यूनिट्स कर रहा हूँ। क्या कर रहा है? ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, द्रव्यमान, मास, ताप, ये सारी चीज़ क्या चीज़ है? इन्हीं से तो मैं निकाल रहा हूँ ये सारी चीज़। अगला है प्रत्यस्था, 17वां हो गए प्रस्थ क्या था? हाँ, प्रत्यस्था, यस, प्रत्यस्था गुणांक, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी,
देख लो कैसे कैसे नाम है। इंग्लिश तो ठीक है, फिर भी हिंदी बड़ा कठिन होती है। इसको हम किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। इसके केस में अगर हम बात करें तो प्रतिबल अपॉन में क्या आएगा, विकृति, ठीक है। तो इसके फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो क्या है, प्रतिबल, प्रतिबल, ठीक है, प्रतिबल अपॉन में विकृति, विकृति। इसका मतलब क्या है, स्ट्रेस ओवर में स्ट्रेन, ठीक है। अभी हमने निकाली थी प्रतिबल, क्या था इसकी, प्रतिबल की जो डायमेंशनल फॉर्मूला था क्या आया था निकल के बेटा, ml-1 t-2, यही तो आया था। अगर हम बात करें क्या आया था बेटा, ml-1 t-2, और इसके क्या थी, नो यूनिट, यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो इसके क्या रहेगी, यही रहेगी ml-1 t-2। ध्यान देना ना, जो स्ट्रेस की होती है, जो प्रतिबल की विमा होती है, ठीक है, जो प्रतिबल की यूनिट होती है क्या रहती है, अगर हम यहाँ से इसकी यूनिट में बात करें, बल है न्यूटन, अपॉन में क्या था, एरिया, इसका कुछ नहीं है तो न्यूटन ही रहेगा, इसका क्या रहेगा बेटा, न्यूटन रहेगा। स्ट्रेस की जो यूनिट होती है वो क्या रहती है बेटा, न्यूटन रहती है, पता है, न्यूटन रहती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहता है, क्या रहता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से जब निकालोगे इससे तो आराम से निकाल दोगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ओके। तो ये सारा केस हो गया। अब मैं बात करता हूँ पृष्ठ तनाव की। 18वां केस है आपका पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, इसको कहते हैं सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, क्या कहते हैं बेटा, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को अगर हम बात करें तो क्या रहता है, फोर्स अपॉन में लेंथ, इसका मतलब बल अपॉन में लंबाई, बल अपॉन में लंबाई। बल की क्या चीज है, ml-t-2, ठीक है, और इसका क्या आ जाएगा, l, लंबाई को l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, तो विमा क्या आ जाएगी, m-t-2, क्या आ जाएगा, m-t-2। तो ये केस याद रखना, पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या है, बल अपॉन में लंबाई। अगर इसकी यूनिट की बात करें, मात्रक की बात करें बेटा, मात्रक की बात करें, इसको कहते हैं न्यूटन अपॉन में मीटर। तो न्यूटन, ठीक है, मीटर इनवर्स, ठीक है, ये केस आ जाएगा न्यूटन मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। 19 का केस में अगर हम बात करें, जो 19वां केस है वो है स्प्रिंग बल का नियतांक। क्या चीज़ है, स्प्रिंग बल का नियतांक, स्प्रिंग बल का नियतांक, ठीक है, इसको कहते हैं फोर्स कांस्टेंट, कांस्टेंट। पता है क्या रहता है ये रहता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, और इसको ऐसे लिख देते हैं F इक्वल टू -kx, ठीक है, ये रहता है। और यहाँ से k जो निकालोगे तो -f अपॉन में x, ठीक है। तो -k क्या चीज़ है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग बल नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्प्रिंग बल नियतांक। तो ये फोर्स अपॉन में क्या है, लंबाई तो है, ये भी क्या है, फोर्स अपॉन में लंबाई तो है। पृष्ठ तनाव और स्प्रिंग बल का नियतांक की जो सिस्टम रहता है, ये भी क्या रहता है, सेम रहती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो ये क्या रहेगा, बल अपॉन में दूरी, दूरी कह देते हैं, दूरी, ठीक है, ये लंबाई, लंबाई, मैं हर चीज़ को आपको बता रहा हूँ बेटा। तो दूरी बल का क्या है, ml-t-2, और इसको क्या कर देते हैं, L से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसका L से L कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा, m-t-2,
ये रहा, देख रहे हो, बड़ा सारा निकाल रहा हूँ। न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर क्या रहेगी इसकी, यूनिट रहेगी। क्या रहेगी स्टूडेंट, यूनिट रहेगी। तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो हमें बताइए। ओके, 20वां देखिए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक मतलब जी की हम बात कर रहे हैं आपसे। तो जी, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये दो पिंडों के बीच में लगता है। मान लीजिए ये एक पिंड है और ये एक क्या चीज़ है, पिंड है। ये ए पिंड था, ये क्या था बेटा, बी पिंड था। इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी क्या थी बेटा, आर थी। क्या थी, आर थी। लेकिन इस पिंड का मास क्या था, m1 था, और इस पिंड का मास क्या था, m2। तो गुरुत्वाकर्षण बल कहता है ये क्या है, आकर्षित बल है। आकर्षित मतलब अपनी ओर खींचने वाला बल है। ठीक है, क्या चीज़ है, अपनी ओर खींचने वाला बल है। क्योंकि जहाँ गुरुत्वाकर्षण की बात आ जाती है वहाँ पर ग्रेविटी लगती है। क्या लगती है बेटा, ग्रेविटी लगती है। गुरुत्वीय त्वरण लगता है। वो क्या करता है, किसी भी बॉडी को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे ही यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या है, दो पिंडों के गुणनफल, दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, समान अनुपात होता है। और अगर मैं बात करता हूँ और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये कहना चाहता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट मीन्स गुणनफल के द्रव्यमान, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और व्युत्क्रमानुपाती होता है उसकी लंबाई के। ये तो इसको हम क्या कह देते हैं, F = कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r²। क्या हो जाता है ये हमारे पास में केस आ जाता है। ये G क्या चीज़ है, G ही है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। समझ में आ गया, मैंने फॉर्मूला भी आपको बता दिया। इसको क्या कहते हैं, जी को कहते हैं। कैपिटल जी को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें यहीं से ये निकालना है कि जो जी की वैल्यू है वो किसके बराबर चले जाएगी, वो चले जाएगी फोर्स दिस अपॉन में m1 इंटू में m2। मतलब m1 और m2 का क्या है, दोनों मासेस का क्या है, गुणनफल है। तो यहाँ से ये निकालना है। अब आपको यहीं से निकालते हैं, मैं ये मिटा देता हूँ। और बेटा अब भी आप पे नहीं आया तो फिर आप पे कभी नहीं आएगा, ये याद रख लेना। सारे स्टूडेंटों से मैं कह रहा हूँ, और अब भी आप पे नहीं आया तो फिर भी आप पे कभी नहीं आएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो लास्ट रिजल्ट में जो आपने देखा कि कैपिटल जी जो था गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये था, वो क्या था, Fr² अपॉन में m1 इंटू में m2 के। ठीक है, तो इसकी जब विमा निकालेंगे, ठीक है, विमा की बात कर रहे हैं तो बल की विमा क्या रहती है बेटा, बल की विमा रहती है mL/t-2 ओके इंटू में r² मतलब लंबाई को कैसे कर देंगे, l² से, और इसको क्या कर देंगे m। तो देखिए इसको आप जब सॉल्व करोगे, यहाँ l² का मतलब है m, l एक ये है और दो ये हो गए, तो l³ t-2 अपॉन में क्या है जाएगा m²। इसको ऊपर ले चलते हैं तो क्या आ जाएगा m-1, क्योंकि यहाँ पे m है और यहाँ स्क्वायर है तो 1, बाकी सेम लिख दीजिए l³ t-2।
ये है भाई m-1 L3T-2, बड़े सिंपल तरीके से बता दिया है। और इसका मात्रक अगर मैं बात करूं, मात्रक की अगर मैं बात करूं, इसके मात्रक की अगर मैं बात करूं, ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या है, द्रव्यमान स्क्वायर। ठीक है, वैसे इसको ऐसे लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। ये है भाई इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। तो ये केस आपको याद रखना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट 21 की आवृत्ति की। किसकी बात करता हूँ, आवृत्ति। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ये आवृत्ति जो रहती है वो किसके बराबर रहती है, वो रहती है 1 में समय अंतराल के। ठीक है, तो इसको हम क्या कह देंगे, 1/t कहते हैं। और इसकी जो विमा रहती है वो t-1 रहती है। और मात्रक की अगर बात करें, इसके मात्रक की बेटा, तो मात्रक को हम कहते हैं, इसके जो मात्रक होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब T-1 मीन्स हर्ज की बात करते हैं, हर्ट्ज ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, हर्ट्ज HZ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगी, इसकी विमा T-1 हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ कोण की। किसकी बात करते हैं बेटा, कोण, जिसको हम कहते हैं एंगल। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, चाप अपॉन में क्या थी, त्रिज्या। अब आपको पता है चाप कोई भी होती है वो भी एक तरीके से डिस्टेंस है। कैसे पता चला भाई, देखिए जैसे ये कोई पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये, तो इसको कहेंगे चाप। क्या कहेंगे बेटा, चाप। तो यहाँ से ये हो गई त्रिज्या और ये होगी ds डिस्टेंस, और ये आ गया थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या चीज़ है, चाप, ds अपॉन में r। फॉर्मूला अगर बनाए तो क्या रहेगा, ds अपॉन में r। इसका मतलब चाप दूरी अपॉन में दूरी, क्या रहेगी बेटा, दूरी अपॉन में दूरी। तो इस केस में दूरी को किस में मेजर करते हैं, l से मेजर करते हैं, त्रिज्या को भी l से वो करते हैं। तो इसकी भी कोण की जो एंगल है, इसकी भी क्या है, कोई भी विमा नहीं है। तो अच्छा, कोण कैसा है, विमाहीन राशि है। कैसी है, अगर मैं ऐसे कर दिया क्रॉस, कोई विमा नहीं है, इसका मतलब है विमाहीन राशि है। ठीक है, इसकी कोई भी विमा नहीं है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ तक स्टूडेंट किसी को कोई भी डाउट हो तो ये बेटा 23 कोणीय वेग, जिसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको कहते हैं कोण अपॉन में समय अंतराल, समय। ठीक है, और कोण का तो क्या है, कोण की कोई विमा नहीं है, तो ये यहाँ पर कोई नहीं है, तो इसका 1 हो गया और ये आ जाएगा t। इसका मतलब क्या आ जाएगा, t-1। इसका मतलब जो आवृत्ति है, जो आवृत्ति की विमा है वही क्या है, कोणीय वेग की विमा है। 24 की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, मैं बात कर रहा हूँ आपसे कोणीय त्वरण की। कोणीय त्वरण, इसको कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन।
एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये क्या है, कोणीय वेग अपॉन में समय, कोणीय वेग अपॉन में समय, समय अंतराल की मैं बात करूं, अंतराल, तो कोणीय वेग की अभी आई है, क्या आ गया, t-1 अपॉन में समय अंतराल, समय अंतराल क्या है t, तो इसका क्या आ जाएगा t-2, इसकी विमा क्या आ जाएगी t-2। तो कोणीय वेग आपने देख लिया, एंगुलर वेलोसिटी देख ली, एंगुलर एक्सेलरेशन देख लिया। तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो तो वो हमें बताइए कि किस तरीके से आपने निकाला। अब मैं बात करता हूँ बल आघूर्ण की, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की मैं बात करता हूँ, ठीक है सर, बल आघूर्ण नहीं, जड़त्व आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की मैं बात करता हूँ। ये आप साथ के साथ उतार लीजिए बेटा, 25 का केस कर रहा हूँ मैं, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, इसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ लिख देता हूँ, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला लिख के बताता हूँ। और क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ, अगर मैं इस पूरे सिस्टम की बात करूँ, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये क्या चीज़ है, द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान इनटू में क्या चीज़ है, लंबाई स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर। तो इसकी जो विमा रहेगी, द्रव्यमान का क्या है m, और लंबाई का क्या हो गया एल स्क्वायर, ठीक है, क्या है एल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर, क्या रहेगी एम एल स्क्वायर। तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो बताइए, दिस इज द एम एल स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, क्या कहते हैं इसको, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है बेटा, एंगुलर मोमेंटम। तो इस तरीके का केस जो रहेगा एंगुलर मोमेंटम का, वो केस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसका जो केस रहेगा वो रहेगा, अगर कोणीय की मैं बात करता हूँ, आई क्या चीज़ है, जड़त्व आघूर्ण इनटू में कोणीय वेग आई ओमेगा। ओमेगा को क्या कहा गया है, अगर मैं इसको लिख देता हूँ, जड़त्व आघूर्ण इनटू में कोणीय वेग, कोणीय वेग। तो बेटा इसको जब आप करेंगे जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण की क्या निकल के आई है, यह है एम एल स्क्वायर, ओके। और कोणीय वेग का क्या है टी इनवर्स, क्या है टी इनवर्स रहता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके केस में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर t-1, क्या आ जाएगा एम एल स्क्वायर t-1। तो इसका केस आ जाएगा, मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, इन फॉर्मूलों से आप इस तरीके से आराम से कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ आपसे प्लांक नियतांक 27, प्लांक की मैं बात करता हूँ, किसकी मैं बात करता हूँ बेटा, प्लांक की। प्लांक नियतांक, इसको क्या कहते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट एच बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं एच। तो अगर हम बात करें
E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। क्या होता है? E इज इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। ई क्या है? एनर्जी है। और न्यू क्या चीज़ है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति है। क्या चीज़ है बेटा? आवृत्ति है। तो आप यहाँ लिख सकते हो एनर्जी मीन्स ऊर्जा, ऊर्जा अपॉन में क्या है आपके? आवृत्ति, आवृत्ति। ठीक है। ऊर्जा का क्या है? ml स्क्वायर टी माइनस 2। और आवृत्ति की क्या रहती है? आवृत्ति की रहती है -1। तो इसका केस क्या रहेगा? ml स्क्वायर टी माइनस 1। क्या रहेगा? ml स्क्वायर टी माइनस 1। बड़ा सिंपल है। आवृत्ति की क्या रहती है? टी इनवर्स रहता है। ऊर्जा का क्या रहता है? ml स्क्वायर टी माइनस 2। तो आराम से आप यहाँ से इनको कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपसे, किसकी बात करता हूँ? गुरुत्वीय विभव की बात करता हूँ। ठीक है। गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की मैं बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की मैं बात करता हूँ। तो गुरुत्वीय विभव जो होता है mgh, भाई एनर्जी जो इसका फॉर्मूला रहेगा गुरुत्वीय विभव की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की छोड़ देते हैं। हाँ, विभव है ना, पोटेंशियल आ गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसको कहते हैं हम कार्य अपॉन में या ऊर्जा अपॉन में। बात कर लीजिए, कार्य अपॉन में क्या चीज़ रहेगा? ये रहेगा द्रव्यमान, द्रव्यमान। तो कार्य का क्या रहता है? ऊर्जा वाला ही है, ml स्क्वायर टी माइनस 2। और इसका क्या रहेगा? m से m उड़ गया तो l स्क्वायर टी माइनस 2। ये इसकी क्या रहेगी बेटा? विमा रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी वेग प्रवणता, जिसको हम कहते हैं वेग प्रवणता। इसको कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो रहता है बेटा, वो क्या रहता है? वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन अपॉन में क्या रहेगा? समय। भैया तो सॉरी, वेग परिवर्तन अपॉन में दूरी। तो वेग जो रहता है, वेग का मतलब होता है चाल। ठीक है। तो इसका मतलब l t माइनस 1, ये केस हो गया। और दूरी l, तो ये आ गया t माइनस 1। ठीक है। वेग प्रवणता कौन कौन सा मैंने आपको बड़ा बताया था, केस बताया था। आवृत्ति हो गई, क्या होगी बेटा? आवृत्ति हो गई। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय वेग हो गया। और क्या चीज़ है? वेग प्रवणता। इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहता है? सेम होता है। ये दोनों क्वांटिटी कैसी रहती है बेटा? सेम उसके अंदर कार्य करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में श्यानता गुणांक, जिसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कौन सा नंबर है? सीरियल नंबर है 30। श्यानता गुणांक क्या चीज है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। ठीक है बेटा, ये जो डायरेक्ट इसका कुछ नहीं होता, आपको स्टोक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, स्टोक के सूत्र अनुसार, स्टोक के
सूत्र अनुसार जो F रहता है, जो फोर्स रहता है वो क्या रहता है बेटा, वो रहता है 6 पाई नीटा VR। क्या रहता है, 6 पाई नीटा VR। ओके, तो यहाँ से नीटा निकाल लीजिए। नीटा क्या रह गया, 4/6F 6 पाई VR। अब आपको पता है 6 पाई जो है ये तो कांस्टेंट है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, जो नीटा है वो क्या चीज़ है, प्रोपोर्शनल है F अपॉन में VR के। इसको फोर्स कहते हैं। ml t-2 फोर्स का हो गया, वेलोसिटी का क्या हो गया, ml t-1 हो गया, और डिस्टेंस का r को क्या है, रेडियस है, दूरी है, इसका क्या रह गया, ये केस हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ml t-2 ऊपर से आ गया, पहले नीचे से कर दे, L² L और L स्क्वायर t-1। अब इसको कर देते हैं, m तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ L है, यहाँ L² है, तो L-1, ये ऊपर गया तो t-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ml-1 t-2। दिस इज द क्षीणता गुणांक, जिसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो आज मैंने आपको 30 कराए, 30 को 12 पहले लेक्चर के अंदर करा दिए थे, और अब 18 इस लेक्चर के अंदर करा दिए गए हैं। अगले जितने भी आपके बचते हैं 20 या 25 और बचेंगे 20 के करीब, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। इसमें डायमेंशनल फार्मूला मैं बिल्कुल करूँगा, स्टूडेंट को हर तरीके का डायमेंशनल फार्मूला आना चाहिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।